हेलो दोस्तों, कैसे हो सब लोग। दोस्तों स्वागत है आज के सेशन में। फास्ट ट्रैक क्लासेस का हमारा ये 4th लेक्चर है, जिसके अंदर मैं आपको इंटरनेशनल टैक्स करा रहा था और ट्रांसफर प्राइसिंग को मैं आगे बढ़ाऊंगा। तो ट्रांसफर प्राइसिंग का हमने पार्ट 1 कर लिया है, ये पार्ट 2 है। एक क्लास और लगेगी, इंटरनेशनल टैक्स फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो आओ जरा देख लेते हैं दोस्तों ट्रांसफर प्राइसिंग के पार्ट 2 में मैं आपके लिए क्या लेके आया हूँ। ट्रांसफर प्राइसिंग के पार्ट 2 के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दो तरह के और मेथड्स। तो हम लोग पहले 3 मेथड पढ़ चुके हैं, बोलो हाँ या ना। अब हम 2 मेथड्स और पढ़ेंगे, विच इज प्रॉफिट स्प्लिट मेथड एंड ट्रांजैक्शनल नेट मार्जिन मेथड। तो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं पहले प्रॉफिट स्प्लिट मेथड। नाउ व्हाट इज प्रॉफिट स्प्लिट मेथड। दोस्तों एक बात को समझने की जरूरत है। प्रॉफिट स्प्लिट मेथड में हम क्या करने वाले हैं, अच्छा ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि ये नोट्स अगर आपको चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा और वहां पर आपको ये नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट कर रहे हैं। प्रॉफिट स्प्लिट मेथड ये वो मेथड है जिसके अंदर जो भी कॉस्ट इंकर की जाती है। देखो एक्चुअल में ये मेथड ना तब लगता है जब एक वेंचर हो, जॉइंट वेंचर हो और उसके 2 पार्टनर हो और 2 या 2 से ज्यादा पार्टनर और आपका भी कोई ना कोई क्या हो, शेयर हो। देखो एज अ इंडियन कंपनी मैं ये चाहूंगा कि मैं थोड़ा मेरा प्राइसिंग क्या हो जाए, कम हो जाए, ताकि टैक्सेस कम हो जाए। तो आप ऐसा चाहते हो, बट इंडियन गवर्नमेंट बहुत इस चीज पर ध्यान रखेगा कि अगर आपने कहीं आपने अपने ट्रांसफर प्राइस को, जो आपने ट्रांसफर प्राइस रखा, जो आपने प्राइस रखा, वो प्राइस कहीं जान के कम तो नहीं किया गया, सो दैट आपकी इनकम कम हो जाए, है ना, ताकि आपको टैक्स कम देना पड़े। तो इसीलिए हमें आर्म्स लेंथ प्राइस चाहिए होगा। क्या चाहिए होगा? आर्म्स लेंथ प्राइस। तो करना क्या है, जैसे मान लो मैं एक इंडियन कंपनी हूं, मैंने जो भी कॉस्ट इंकर की है वो कॉस्ट हम लोग निकालेंगे उस पर्टिकुलर क्या कहते हैं वेंचर के लिए, प्लस जो भी मेरा प्रॉफिट का शेयर नॉर्मली बनता है वो प्रॉफिट का शेयर मैं इसमें ऐड कर दूंगा, तो आ जाएगा मेरा आर्म्स लेंथ प्राइस। और फिर मैं कंपेयर करूंगा कि मैं एक्चुअल में कितना कमा रहा हूं। ठीक है, जो मेरा आर्म्स लेंथ प्राइस है वो ये है और मैं एक्चुअल में कितना कमा रहा हूं। अगर देयर इज अ डिफरेंस तो उस हिसाब से मैं एडजस्ट करूंगा। क्या मेरी बात समझे? कहने का मतलब अगर आर्म्स लेंथ प्राइस ज्यादा आ रहा है, ठीक है, और अगर नॉर्मल प्राइस जो है वो कम है, तो इसका मतलब है हम आर्म्स लेंथ प्राइस के हिसाब से इनकम को और बढ़ा देंगे। Normally, PSM is applicable where assessee executes an order in joint venture with its associated enterprise. Okay. First find out, हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, हम फाइंड आउट करेंगे टोटल प्रॉफिट अर्न इन द जॉइंट वेंचर। एक जॉइंट वेंचर में आपने कितना प्रॉफिट कमाया, एंड आफ्टर दैट वी विल डिवाइड दैट प्रॉफिट बिटवीन द एई इन द रेशियो ऑफ मैन पावर एम्प्लॉयड, फंक्शंस परफॉर्म, रिस्क टेकन। भाई ऑब्वियस है, अगर 2 वेंचरर्स हैं, 2 को वेंचरर्स हैं, उन दोनों के बीच में कुछ डील हुई है, तो उनके बेसिस पे प्रॉफिट को बांटना जो है वो एक रेशियो में ही होगा। और वो रेशियो किस हिसाब से निकाली जाएगी कि भाई एक कंपनी ज्यादा मैन पावर लगाती है, एक कंपनी कम लगाती है, एक कंपनी के फंक्शन ज्यादा अच्छे परफॉर्म होते हैं, एक कंपनी कम, और एक कंपनी रिस्क ज्यादा ले रही है, एक कंपनी रिस्क कम ले रही है। तो कहने का मतलब उस अकॉर्डिंगली प्रॉफिट को क्या करना चाहिए, प्रोपोर्शनेट। समझ में आया? तो आओ जरा देखते हैं हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू। ये एग्जाम्पल पेज नंबर 559 पे दिया है दोस्तों। ये रहा वो एग्जाम्पल। देखो AE1 एक इंडियन कंपनी है, शेयर होल्डिंग पैटर्न AE1 लिमिटेड का आपको दिया हुआ है कि AE2 के पास 30% शेयर्स है, AE3 के पास, AE1 के 30% शेयर्स है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास 10%, पब्लिक के पास 30%। AE1 लिमिटेड एक इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी कंपनी है विच इज इन एसोसिएशन विद AE2 लिमिटेड, असिस्ट इट्स क्लाइंट्स विद फॉरेन एक्विजिशंस। AE3 Limited, which is based in USA, has a worldwide presence. इसकी worldwide presence है AE3 की। ओके, मतलब AE3 बाहर की कंपनी है, AE1 इंडिया की कंपनी है। AE1 Limited is approached by M Limited, कोई M कंपनी होगी जो उसने अप्रोच किया होगा फॉर आइडेंटिफाइंग द पोटेंशियल टारगेट कंपनीज फॉर एक्विजिशंस इन यूएसए। ठीक है, तो ओके, इन ऑर्डर टू सर्व M को सर्व करने के लिए AE1 और AE3 वेंचर कर लेते हैं, कह रहा है कंट्रीब्यूट करते हैं इंटीग्रली टू आइडेंटिफिकेशन ऑफ पोटेंशियल टारगेट एंड असिस्टिंग एम विद द एक्विजिशन प्रोसेस। एम की हेल्प करने के लिए ये दोनों इकट्ठे हो जाते हैं। अब अगर ये दोनों इकट्ठे हो गए, मेरी बात को समझना, तो ऐसे केस में जो प्रॉफिट आ रहा, जो टोटल सेल आएगी, उसको बंटवारा कैसे करेंगे। फॉर द अबव AE1 लिमिटेड रिसीव अ कंसिडरेशन ऑफ $50,000। कितने $US कमाएंगे? 50,000। द फाइनेंशियल्स आर एज फॉलोज, ये लिख दिया। AE1 $30,000 का रेवेन्यू होगा और AE3 का होगा $20,000। जो एक्चुअल में रेवेन्यू चार्ज किया जा रहा है वो यही रेवेन्यू चार्ज किया जा रहा है। ये बात सबको क्लियर है? फिर AE1 का खर्चा दिया हुआ है $20,000 और AE3 का खर्चा दिया है $8,000। फिर प्रॉफिट दिया हुआ है दोस्तों $10,000 का, कि AE3 का होगा $12,000। बट प्रॉब्लम क्या है कि ये जो AE1 लिमिटेड है, ये जो इंडियन कंपनी है,
ये जान के प्रॉफिट कम कमा रहा हो सकता है, और टैक्स फिर उस अकॉर्डिंगली कम हो सकता है। इसी रीजन से तो हम लोग प्रॉफिट स्प्लिट मेथड निकालते हैं। अब यहां पे देखो फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड। कह रहा है नॉर्मल बेसिक रिटर्न इज ऑर्डिनरली कैलकुलेटेड एज अ परसेंटेज ऑफ कॉस्ट इंकर्ड ऑन द ग्रॉस रेवेन्यू और कैपिटल एम्प्लॉयड। इन दिस एग्जांपल इट इज अज्यूम्ड एज अ परसेंटेज ऑफ कॉस्ट। कह रहा है वैसे नॉर्मल जो रिटर्न होता है वो कॉस्ट पे ही निकालते हैं, तो हम लोगों ने इस एग्जांपल में कॉस्ट पे ही निकाला है। ओके, based on FAR analysis, the basic return of AE1 and AE3 are to be determined to be 15% and 10% respectively. Accordingly, the normal basic return for AE1 Limited in India for the aforesaid operations in US $3,000. कह रहा है अकॉर्डिंगली नॉर्मल बेसिक रिटर्न जो AE1 का होता है नॉर्मली वो $3,000 होता है इस पे, और सिमिलर रिटर्न्स AE3 में कितना कमाते हैं $800 सॉरी, AE3 कितना कमाता है $800 सिमिलर। टोटल बेसिक रिटर्न अगर हम बात करें, ठीक है, कमाने के लिए $3,800 कमाए जाते हैं AE1 के द्वारा और AE3 के द्वारा एक वेंचर बिजनेस के अंदर। ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस परफॉर्म, रिस्क एज्यूम्ड, एसेट्स एम्प्लॉयड, द रिलेटिव कंट्रीब्यूशन में बी टेकन एट 70-30% रेशियो कंफर्म हो गई है। अब क्या करना है हमें, अब ये देखो नाउ बच्चों याद रहे जो स्प्लिट मेथड है ना, ये जो स्प्लिट मेथड है प्रॉफिट स्प्लिट मेथड, ये भी दो प्रकार से कैलकुलेट किए जा सकते हैं। एक को बोलते हैं टोटल प्रॉफिट स्प्लिट मेथड, टोटल प्रॉफिट स्प्लिट मेथड, और बच्चों एक होता है रेजिडुअल प्रॉफिट स्प्लिट मेथड, रेजिडुअल प्रॉफिट स्प्लिट मेथड। अभी हम पहले टोटल प्रॉफिट स्प्लिट मेथड की बात कर रहे हैं, और ध्यान से देखना इसमें क्या करना है। प्राइस चार्ज बाय AE3, नाउ AE3 कितना प्राइस चार्ज कर रहा है $50,000। कितने चार्ज कर रहा है $50,000। यहां तक सबको क्लियर है? ओके, इसके अंदर AE3 का शेयर ऑफ रेवेन्यू कितना है, ये बात तो क्लियर कर दी गई है कि AE3 को $20,000 मिलेंगे और AE1 को $30,000 मिलेंगे। डन। ओके, कंबाइंड टोटल प्रॉफिट कितना है वो कैसे निकाले? सर आपको ना खर्चे दिए हुए हैं, देखो जरा ऊपर, यहां पर 20,000 का खर्चा दिया है AE1 का, और AE3 का खर्चा कितना दिया 8, टोटल खर्चा कितना 28, मिलेगा कितना 50, तो $50,000 माइनस $28,000, बोलो हाँ या ना, तो ये बन जाएंगे मेरे $22,000। ये बात सबको क्लियर है? अब इवैल्यूएशन ऑफ रिलेटिव क्वांट, अब ये $22,000 को अगर बंटवारा करना है तो कैसे बांटेंगे, रेशियो पहले से पता है, रिलेटिव कॉन्ट्रीब्यूशन दे दिया, इंडिया को मिलेगा 70%, तो इस हिसाब से इसका इनकम $15,400 होना चाहिए, और यूएस के हिसाब से $6,600 होना चाहिए। अब मुझे एक बात बताओ, टोटल रिटर्न ऑफ AE की अगर हम बात करें, AE है ना इंडियन कंपनी, हाँ AE है इंडियन, AE1 जो है उसका टोटल रिटर्न 15,400 है, उसका खर्चा फॉर ऑफ AE1 वो कितना है $20,000, यानी अगर वो अपनी जेब से $20,000 खर्च करेगा और उसका कम से कम प्रॉफिट 15,400 होना चाहिए, नहीं टोटल, ओके हाँ 15,400 होना चाहिए जो AE1 का होना चाहिए खर्चा, ये देखो रेवेन्यू। तो इसका मतलब है क्या मैं कह सकता हूं कि एटलीस्ट उसकी इनकम $35,400 है। ये बात समझ में आई कि नहीं भाई? इतने रुपए का रिटर्न, इतने पैसा वापस आ जाएगा, तो टोटल कितना आएगा $35,400। अब मुझे बताओ एक्चुअल में AE1 ने कितना पैसा चार्ज किया, AE1 ने कितना पैसा चार्ज किया, ये बात लिखी हुई है। AE1 $30,000 का रेवेन्यू कमाएगा, तो मुझे एक बात बताओ $30,000 का कमाएगा, जबकि कमाना कितना चाहिए था एटलीस्ट 35,400, कितना कम कमाया 5,400। इससे इनकम को क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे। क्या ये बात क्लियर है? ओके, 5,400। रेजिडुअल प्रॉफिट स्प्लिट मेथड में क्या होता है ना, प्राइस चार्ज बाय AE3 फ्रॉम M लिमिटेड $50,000 है, AE3 का शेयर ऑफ रेवेन्यू कितना है 20, और AE1 का कितना है 30, कंबाइंड टोटल प्रॉफिट 22। ये समझ में आता है कैसे निकाला, 50 माइनस 28 के खर्चे। यहां तक क्लियर है? बेसिक रिटर्न अगर हम इंडिया की निकालें तो ये हमें पता है कि बेसिक रिटर्न कितनी दी है 3,000, और यूएस वालों की बताई है 800। अब जरा मेरे को एक बात बताओ, टोटल 22,000 की रिटर्न है, को टोटल प्रॉफिट है, जिसमें से 3800 बेसिक रिटर्न है, जितना आता ही है नॉर्मली, तो कितना रिटर्न रेजिडुअल है, रेजिडुअल नेट प्रॉफिट कितना है, रेजिडुअल नेट प्रॉफिट 18,200 है। और अब इसको हम 70 और 30 के रेशो में बांट देंगे, तो 70 हो गया 12,740 और 30% हो गया 5,460। अब एक बात बताओ, 12,740 जो इंडिया वाला है और
इंडिया का AE1 का बेसिक रिटर्न है 3000, तो टोटल कितना हो गया 15740, है कि नहीं। और कॉस्टिंग कितनी खर्च करी 20000, तो कितना टोटल में आना चाहिए उनके हाथ में, AE1 लिमिटेड के पास कितना आना चाहिए 35740, बोलो हाँ या ना। और एक्चुअल में कितना चार्ज किया गया, $30,000 चार्ज किया गया, तो कितने रुपए से इनकम इंक्रीज कर दे, $5740 से इनकम को इंक्रीज कर देना चाहिए। क्या ये बात सबको क्लियर है? बस तो ये है हमारा प्रॉफिट स्प्लिट मेथड। नाउ दोस्तों मैं इसमें एक और क्वेश्चन आपके साथ कर सकता हूं डिस्कस, इलस्ट्रेशन नंबर है 13, वो भी डिस्कस कर लेते हैं आप। तो इस हिसाब से देखा जाए आपके स्टडी मैट के क्वेश्चंस मैंने ऑलमोस्ट सारे कवर कर लिए। इलस्ट्रेशन नंबर 13, इसमें लिखा है NBR मेडिकल इक्विपमेंट जो कि कनाडा की कंपनी है, हैज रिसीव एन ऑर्डर from leading UK based hospital for development of a high tech medical equipment which will integrate the best of the software and latest medical examination tool to meet varied requirement. The order was for 3 lakh euros. कितने का ऑर्डर 3 लाख यूरो। To execute the order, NBR joined the hands with subsidiary company Precision Components Limited, USA की कंपनी है, और एक और कंपनी है कौन सी, BIL बायोइन्फॉर्मेटिक, या PCI USA की और BIL इंडियन कंपनी, ऐसे याद कर लो वो ज्यादा आसान है। ठीक है, तो समझ में आया ना। हुआ ये है कि NBR कंपनी को ऑर्डर आया, ठीक है, एक UK बेस्ड हॉस्पिटल से, और उसमें ऑर्डर में कमाई कितनी होनी है, 3 लाख यूरो की कमाई होनी है। अच्छा, NBR ने ज्वाइन किए हैंड्स किसके साथ, प्रिसिशन कंप्यूटर के साथ जो कि USA की कंपनी है, और बायो इन्फॉर्मेटिक्स जो कि इंडिया की कंपनी है। ओके, PCI के पास 30% ऑफ BIL जाएगा, ठीक है, जितना भी इसका रेवेन्यू होगा 30% शेयर किसके पास जाएगा, PCI कंपनी के पास, प्रिसिशन के पास। ओके, और NBR पेड टू PCI एंड BIL 90,000 and 1 lakh euro respectively and kept the balance itself. क्या मेरी बात समझ में आई? ओके, if the entire transaction a profit of 1 लाख यूरो is earned, यानी उस 3 लाख यूरो के ऑर्डर में से 1 लाख यूरो का कमाई है। ओके, कह रहा बायो इन्फॉर्मेटिक्स इंडिया लिमिटेड इंकर्ड अ टोटल कॉस्ट ऑफ 80,000 यूरो। हम बायो इन्फॉर्मेटिक की बात करेंगे क्योंकि हमारी कंपनी वही है, इंडियन कंपनी। ओके, नाउ 80,000 का खर्चा है। द रिलेटिव कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ NBR, PCI एंड BIL as may be taken at 30 and 40। ओके, BIL का रेशियो है 40%। कंप्यूट आर्म्स एंड प्राइस। नाउ सबसे पहले तो $3 लाख के टुकड़े कर देने चाहिए। क्या कर देने चाहिए, टुकड़े। $3 लाख के जब मैंने टुकड़े किए तो BIL का बना 1 लाख, PCI का बना 90,000 और NBR का बना कितना 1,10,000। क्या ये डिफरेंस समझ में आया? क्या ये डिफरेंस समझ में आया? लिखा हुआ है ना कि जो BIL है वो इस पे कितना पैसा कमाएगा, प्रॉफिट कितना अर्न करेगा, नहीं शेयर। इस 3 लाख के डॉलर में से 1 लाख किसको मिलेगा, BIL को, 90,000 किसको मिलेगा, PCI को, और बाकी का अमाउंट जो है वो किसको मिलेगा, NBR को। हाँ या ना। द शेयर ऑफ ईच ऑफ द एसोसिएट इन द प्रॉफिट ऑफ द ऑर्डर। अब भाई साहब 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, $1 लाख का, और उस 1 लाख यूरो का, सॉरी 1 लाख यूरो का, और उसको बांट देंगे उनकी रेशियो में 30 और 40। तो रेशियो आ गई ये रही। नाउ इंक्रीमेंटल टोटल इनकम निकालो BIL। देखो कॉस्ट चेक करो पहले तो कि BIL का खर्चा कितना है, जरा देखेंगे। BIL का खर्चा कितना है, 1 लाख नहीं, BIL का खर्चा कितना है 80,000। BIL का खर्चा कितना है 80,000 इन द एग्जीक्यूशन ऑफ इट्स वर्क इन द अबव कॉन्ट्रैक्ट। ये रहा खर्चा। फिर इसके अंदर शेयर ऑफ प्रॉफिट ऐड कर दो। शेयर ऑफ प्रॉफिट 40,000 होना चाहिए था BIL का, वो हो गया 40, टोटल हो गया 120, है ना। अब 120 होना चाहिए था जो रेवेन्यू होना चाहिए था एज पर आर्म्स एंड प्राइस। बट अगर हम देखें BIL का रेवेन्यू, एक्चुअल रेवेन्यू कितना है, BIL को तो दिया ही 1 लाख यूरो गया है। बताओ BIL को दिया कितना गया, 1 लाख यूरो, और रेवेन्यू होना कितना चाहिए था 120, तो कितना कम है, 20,000 कम है, तो उससे इनकम इंक्रीज कर देंगे। क्या यह बात समझ में आ गई? आई होप समझ में आ गई होगी, हम तो रिवीजन कर रहे हैं। तो इज दैट क्लियर टू एवरीवन? फटाफट बढ़ते हैं आगे। तो ये हमारा रेवेन्यू इंक्रीज हुआ इस प्रकार। दोस्तों आगे मैं बढ़ने जा रहा हूं एक और मेथड की तरफ जिसका नाम है ट्रांजैक्शनल नेट मार्जिन मेथड। नाउ TNMM, अंडर दिस मेथड प्रॉफिट अर्न्ड बाय अदर प्लेयर्स इन द सेम इंडस्ट्री अंडर द सेम और सिमिलर कंडीशन टेकन इनटू द अकाउंट फॉर कंप्यूटिंग आर्म्स एंड प्राइस। देखो इस वाले मेथड में
हम नेट मार्जिन देखेंगे। क्या देखेंगे? नेट मार्जिन, उस ट्रांजेक्शन में कितनी हो रही है ना। तो कह रहा है अंडर दिस मेथड प्रॉफिट अर्न बाय अदर प्लेयर्स इन द सेम इंडस्ट्री। हम ये चेक करेंगे कि दूसरे प्लेयर्स सेम इंडस्ट्री में कितना कमाते हैं और उस रेट के कंपैरिजन में हम आर्म्स एंड प्राइस निकाल सकते हैं। भाई बड़ी सिंपल सी बात है, मैं किसी ट्रांजेक्शन पे 10% प्रॉफिट कमा रहा हूं और मेरी जैसी ही कंपनी इसी ट्रांजेक्शन पे 15% प्रॉफिट कमा रही है, तो मेरा भी तो 15% होना चाहिए। इसका मतलब क्या, मैं जानबूझ के कम कर रहा हूं सो दैट सेलिंग प्राइस रेवेन्यू क्या हो जाए, कम, टैक्स बचाने के लिए। तो गवर्नमेंट इस मेथड को समझती है और कहते हैं आर्म्स एंड प्राइस इस तरीके से निकाला जा सकता है इंडस्ट्री के परसेंटेज के बेसिस पर। इलस्ट्रेशन नंबर 14 देखते हैं इसके ऊपर। कह रहा है इनको, एक इंडियन कंपनी है, हैज डेवलप्ड एंड मैन्युफैक्चर्ड अ रोबोट to be used for multiple industrial applications. The robot is considered to be an innovative technological advance. Chaco, a Chinese subsidiary of Indico, has developed and manufactured a software program, ठीक है, which incorporates a new program in robot and making it more effective. The success of the robots is attributable to both the companies for design of the robot and software program. Now, Indico manufactures and supplies Chaco with the robot for installing the new software program for assembling and manufacture of the robot. Now, Chaco manufactures the robot and sells them to arms and distributor. Okay, in the light of the innovative nature of the robot and the software, the group was unable to find comparables with intangibles assets because they are unable to establish a reliable degree of comparability. The group was unable to apply the traditional transaction method or TNMM. However, the reliable data are available on the robot and software manufacturers without innovative intangible property and they can earn, मतलब नॉर्मली जो कंपनीज कमाती हैं उस रोबोट पे तो कितना कमाती हैं, प्रॉफिट कितना लिखा है, 10% ऑन इट्स मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। द टोटल प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू मैन्युफैक्चर ऑफ रोबोट्स आर कैलकुलेटेड एज फॉलोज। तो ये कुछ उन्होंने इंफॉर्मेशन हमें पहले से ही दे दिया है। सेल्स टू आर्म्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर $1000 लेस इंडिको मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, ये आपको दे दी गई है ना। हाँ, ये इंफॉर्मेशन हमें दी गई है। कह रहा है अगर हम आर्म्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर, मतलब कोई ऐसे पर्सन को देते हैं जो जिसके साथ हमारा कोई रिलेशन नहीं है, $1000, $1000 इसमें कमाई होती, सेल वैल्यू होती। नाउ इसमें से मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हटा दो, किसका, इंडिको का और चको का। टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 500, वो हटा दिया, ग्रॉस मार्जिन आ गया 500। इसमें से खर्चे हटा दिए, डेवलपमेंट कॉस्ट और चक्को की डेवलपमेंट कॉस्ट, इंडिको की ऑपरेटिंग कॉस्ट, चक्को की ऑपरेटिंग कॉस्ट, और नेट प्रॉफिट आ गया। नेट प्रॉफिट कितना आ गया, 200। यहां तक तो सबको क्लियर है, ये तो बहुत ही आसान है। इस 200 का बंटवारा कैसे करेंगे, यहां पर समझने की जरूरत है कि इंडिको की रिटर्न टू द मैन्युफैक्चरिंग इज 200 का 10%। इंडिको की रिटर्न टू मैन्युफैक्चरिंग इज 200 का 10%, बोलो हाँ या ना, यानी 20 रुपए, ठीक है। और चक्को का रिटर्न, चक्को का रिटर्न 300 के ऊपर, ये 200 है, 200 का 10% इज, 200 का 10% इज, सॉरी रिटर्न जो है वो एस के बेसिस पे है, 200 का 10% इज 20 और चक्को का रिटर्न है 300, 300 का 10% इज 30। क्या ये बात क्लियर है? और अगर हम लोग देखें कि कमाई तो टोटल नेट प्रॉफिट थी 200 थी, जिसमें से इंडिकोज रिटर्न टू मैन्युफैक्चरिंग 20 है और ये चक्को की है 30, तो ये अमाउंट हटाने के बाद बाकी का रेजिडुअल प्रॉफिट जो है वो 150 बचा टूवर्ड्स डेवलपमेंट। अब इस 150 रुपए को बांट देंगे किसमें, इंडिको में और चक्को में। किस रेशियो में बांटेंगे, क्वेश्चन में लिखा है, क्वेश्चन में हमें यह पता चल जाता है कि जो प्रॉफिट है ना, उसका रिलेशन डेवलपमेंट कॉस्ट से है। तो डेवलपमेंट कॉस्ट के हिसाब से अगर हम लोग देखें ना, तो इंडिको की डेवलपमेंट कॉस्ट है 100 और चक्को की है 50, टोटल कितनी हो गई, 150। तो बड़ी सिंपल सी बात है, अगर 100 रुपए की कमाई है कितने पे, 150 पे, तो 150 में कितने रुपए की कमाई होगी, बच्चे 100 है या नहीं, 150 है ना, जो ये प्रॉफिट आया है वो 150 आया है। अब मुझे 150 पे निकालना है, ये वो 150 है। अच्छा, नीचे वाला 150 कौन सा है, नीचे वाला 150 जो है ना वो यहां पे लिखा हुआ है कि इंडिको की डेवलपमेंट कॉस्ट है 100 और चक्को की डेवलपमेंट कॉस्ट है 50, टोटल हो गया 150। तो 150 पे 100 तो प्रॉफिट हुआ 100 इंडिको का, और चक्को का उल्टा हो गया, मतलब अगर मैं टोटली 150 लिख रहा हूं तो 100 इसका है तो 50 इसका है। यहां तक क्लियर है? अब मुझे क्या करनी है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट निकालनी है, 200 रुपए की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, डेवलपमेंट कॉस्ट है वो है 100, मैं बात कर रहा हूं किसकी, इंडिको की, जो कि इंडियन कंपनी है। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है 200, डेवलपमेंट कॉस्ट है 100, ऑपरेटिंग कॉस्ट 50 जो कि दिया हुआ है क्वेश्चन में। रूटीन
10% रिटर्न ऑन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट विच इज मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पे 10% इज 20 रुपए। टोटल शेयर ऑफ रेजिडुअल प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो रेजिडुअल प्रॉफिट यहां से उठा के लिख देंगे विच इज 100 रुपीज। ये हो गया, तो टोटल कितना हो गया, ट्रांसफर प्राइस 470। इज दैट क्लियर एवरीवन? नाउ एक बात समझना दोस्तों कि ये जो मेथड है, ये वाले मेथड पे क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत रेयर होते हैं, ट्रांजैक्शनल नेट मार्जिन मेथड पे। ठीक है, सबसे ज्यादा तो सीयूपी मेथड आता है, या फिर आपको सीपीएम मेथड आएगा, कॉस्ट प्लस मेथड, या फिर ये रीसेल प्राइस मेथड आएगा। ठीक है, जो हम लोगों ने पहले 3 मेथड पिछली क्लास में किया था ना, वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बट स्टिल करने तो सभी थे, तो ये पांचों मेथड हमने डिस्कस कर लिए। इस पे एक क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन दिया हुआ है तो इंस्टीट्यूट का, बाकी तो कुछ भी नहीं दिया हुआ। दैट्स इट। तो मैं आगे बढ़ता हूं, मैं इसके ऊपर अब टॉपिक पे नहीं चर्चा करूंगा, अब मैं आगे बढ़ूंगा। नाउ मोर देन वन एएलपी, सेक्शन नंबर है 92C। बच्चों, इफ मोर देन वन प्राइस इज डिटरमाइंड एज पर द मोस्ट एप्रोप्रिएट मेथड, देन द एवरेज ऑफ सच प्राइस शैल बी एएलपी। क्या मतलब है? कहता है अगर आपके पास एक से ज्यादा एएलपी आ रहे हो, तो अगर आपके पास एक से ज्यादा एएलपी आ रहे हो तो आप क्या करोगे, है ना? तो आप क्या करोगे, तो इन सबका एवरेज कर दोगे, मीन निकाल देंगे, है ना? इफ डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल ट्रांजैक्शन प्राइस एंड एएलपी इज अप टू 3%, कह रहा है अगर जो एक्चुअल ट्रांजैक्शन प्राइस आया और जो एएलपी हमने अभी निकाला मीन से, ठीक है, उसका जो डिफरेंस है वो 3% तक आया, 1% का डिफरेंस इन द केस ऑफ होलसेल ट्रेडिंग इज अलाउड और 3% है नॉर्मली, कह रहा ऑफ द एक्चुअल ट्रांजैक्शन प्राइस, देन सच डिफरेंस शैल बी इग्नोर्ड। उस डिफरेंस को इग्नोर कर देंगे अगर डिफरेंस इतना ही आया तो। देन एक्चुअल ट्रांजैक्शन प्राइस शैल बी ट्रीटेड एज एएलपी। कह रहा है अगर डिफरेंस सिर्फ 3% का है, तो कह रहा है 3% का, 3% ऑफ व्हाट, 3% ऑफ व्हाट, एक्चुअल ट्रांजैक्शन प्राइस, 3% ऑफ व्हाट, एक्चुअल ट्रांजैक्शन प्राइस का 3%। अगर जो डिफरेंस है वो एक्चुअल ट्रांजैक्शन प्राइस और आर्म, एक्चुअल ट्रांजैक्शन प्राइस और आर्म देन प्राइस में अगर 3% तक का डिफरेंस है, तो डिफरेंस शैल बी इग्नोर्ड एंड एक्चुअल ट्रांजैक्शन प्राइस शैल बी ट्रीटेड एज एएलपी। और अगर मोर देन 3% है of the actual transaction price, then entire difference shall be added to the income of the assessee। सारा का सारा डिफरेंस इनकम ऑफ द assessee के अंदर इंक्लूड कर लिया जाएगा। ये एक एग्जांपल है, जैसे कि एक्चुअल ट्रांजैक्शन प्राइस आपको 150 रुपए दी हुई है, ठीक है, अब एएलपी निकालना है, और एएलपी जब आपने निकाले तो 4 एएलपी निकला है, ठीक है, बहुत सारी ट्रांजेक्शन थी, और इस केस में आप एवरेज कर लोगे विच इज 153.5, और जब हमने चेक किया कि 150 का 3% कितना होता है विच इज 4.5, और डिफरेंस जो है वो 3.5 है विच इज वेरी लेस, 4.5 से लेस है, इस वजह से वो जो ट्रांजैक्शन प्राइस है उसी को हम एएलपी मान लेंगे, यानी 150 को ही एएलपी मान लेंगे। क्या ये बात क्लियर है? नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज सेक्शन नंबर 92C3, डिटर्मिनेशन ऑफ एएलपी बाय एओ। नाउ एएलपी को डिटरमाइन करना है असेसिंग ऑफिसर, कैसे उसको एएलपी को डिटरमाइन करेगा, उसका क्या मेथड है? नाउ देखो, इन द फॉलोइंग केसेस एएलपी शैल बी कंप्यूटेड बाय एओ। इन केसेस में एएलपी कंप्यूट कौन करेगा? एओ, असेसिंग ऑफिसर। नंबर 1, असेसिंग फेल्स टू कंप्यूट एएलपी एज पर द मोस्ट एप्रोप्रिएट मेथड। असेसी जो है ना, मतलब मैं, जैसे मैं खुद अ पर्सन लायबल टू पे टैक्स, फेल्स टू कंप्यूट एएलपी, मतलब वो खुद ही एएलपी कंप्यूट नहीं कर पा रहा एज पर द मोस्ट एप्रोप्रिएट मेथड, उसको यही नहीं पता चल रहा कि मेथड कौन सा लगाऊं। नंबर 2, द डेटा यूज फॉर कंप्यूटिंग एएलपी इज नॉट रिलायबल, मतलब जिस डेटा के बेसिस पर हम एएलपी निकालने जा रहे हैं वो रिलायबल डेटा नहीं है या करेक्ट नहीं है। नंबर 3, डॉक्यूमेंट्स आर नॉट मेंटेन्ड बाय असेसी, डॉक्यूमेंट्स मैंने बनाए नहीं हुए एज पर सेक्शन 92D, अभी हमने पढ़ना है 92D, उसके अंदर डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात होगी, डॉक्यूमेंट्स मेंटेन नहीं किए एज पर सेक्शन नंबर 92D। तो और नंबर 4, असेसी फेल्स टू फर्निश इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंट, जब उससे मंगवाए गए तो एओ ने डॉक्यूमेंट्स मंगवाए, आपने नहीं भेजे ना, तो ऐसे केस में एओ ही एएलपी डिटरमाइन करेगा। तो बताओ एओ एएलपी डिटरमाइन कब कब करेगा? 4 केसेस में। पहला, असेसी फेल्स टू कंप्यूट एएलपी एज पर द मोस्ट एप्रोप्रिएट मेथड। नंबर 2, डेटा जो है वो अनरिलायबल है, करेक्ट नहीं है। नंबर 3, डॉक्यूमेंट्स आर नॉट मेंटेन्ड बाय द असेसी एज पर सेक्शन 92D, डॉक्यूमेंट्स जो है वो मेंटेन्ड नहीं है। और नंबर 4, असेसी फेल्स टू फर्निश इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड इन सेक्शन 92D प्रोवाइडेड दैट an opportunity of being heard shall be given by AO to assessee। AO assessee को opportunity of being heard देगा। क्या देगा? opportunity of being heard। मेरी बात समझ में आ रही है? opportunity of being heard मतलब एक नोटिस देता है जिसके अंदर वो ये बोल देता है कि भैया हम आपका ALP खुद कंप्यूट करेंगे, अब आपको इससे कोई ऑब्जेक्शन नहीं होनी चाहिए। तो अगर कोई इसका रीजन, कोई जो भी ये चारों पॉइंट्स में से कुछ भी ऐसा आपके साथ घटना हुई है, तो अगर आपके इसका कोई रीजन है तो बता दो, वरना हम इसको कंप्यूट करने जा रहे हैं। कौन कंप्यूट करने जा रहा है? एओ। ओके सर। 92C4 क्या कहता है? कह रहा है एएलपी इज डिटरमाइंड बाय एओ, देन इफ इनकम ऑफ वन एंटरप्राइज इज इंक्रीज बाय एओ, देन इनकम ऑफ अदर एंटरप्राइज शैल रिमेन अनचेंज्ड। हाँ सही बात है ना यार,
अगर मैं कहता हूं एक जगह पे एएलपी लगा दी एक कंपनी पर, एक एंटरप्राइज पे, और उसकी इनकम इंक्रीज कर दी एओ ने, तो जब उसकी इनकम इंक्रीज करी, जिसके साथ उसकी ट्रांजेक्शन हुई है उसके इनकम में थोड़ा ना, उसमें उसके एक्सपेंस में थोड़ा ना चेंज आएगा। मेरी बात समझ में आई कि नहीं? यानी उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं आएंगे, सिर्फ उस पर्सन के अंदर आएगा जो कि जिसके लिए असेसिंग ऑफिसर ने नोटिस इशू किया, या मैं कह सकता हूं उसके लिए एएलपी निकाला। ये देखो, जैसे फॉर एग्जांपल एक्स लिमिटेड टेक्निकल फीस पे कर रहा है वाई लिमिटेड को, इंडिया की कंपनी है वाई लिमिटेड को 200 करोड़ की, ठीक है, एएलपी डिटरमाइन होता है 150 करोड़। अब मुझे बताओ, क्या वो ये कहना चाह रहे हैं कि 200 करोड़ आप कैसे दे सकते हो, आर्म्स एंड प्राइस तो 150 करोड़ है, इसका मतलब आपने जानबूझ के 50 करोड़ कम किए हुए हैं, तो आपकी 50 करोड़ से इनकम एक्स लिमिटेड की बढ़ा दी जाएगी और उस पर टैक्स ले लिया जाएगा। ये बात तो क्लियर है? तो क्या इस चक्कर में हम यहां पर भी कुछ चेंजेस करें क्या? नहीं। कह रहे देन X Limited can claim deduction of 150 CR and Y Limited will income will remain unchanged which is 200 CR। उसकी इनकम 200 करोड़ ही रहेगी, बट X Limited की जो इनकम, X Limited की जो डिडक्शन है, जो खर्चा है, वो 150 करोड़ का क्लेम कर पाएगा। और अगर 150 करोड़ का क्लेम कर पा रहा है, आप समझ रहे हो, प्रॉफिट ज्यादा तो टैक्स ज्यादा। क्या मेरी बात समझ में आई? नंबर 2, इफ इनकम ऑफ वन एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस इंक्रीज बाय एओ, then deductions under section 80C to 80U and section number 10AA जो कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन वाला है, shall not be allowed against the increased part of its income। कहता है अगर एक एसोसिएटेड एंटरप्राइज जिसकी इनकम हम लोगों ने क्या कर दी, इंक्रीज कर दी, बाय एओ ने इंक्रीज कर दी, तो डिडक्शंस 80C to 80U और सेक्शन 10AA का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। क्या बोला मैंने? आपको ये डिडक्शंस का बेनिफिट नहीं मिलेगा, ना ही आपको सेक्शन 10AA स्पेशल इकोनॉमिक जोन का बेनिफिट मिलेगा। इज दैट क्लियर एवरीवन? ऑन अगेंस्ट दैट इंक्रीज पार्ट ऑफ इनकम, अगेंस्ट दैट इंक्रीज पार्ट ऑफ इनकम, जितनी इनकम इंक्रीज करी उस पर डिडक्शन नहीं मिलेगा। क्या मेरी बात क्लियर है? ओके। नेक्स्ट इज सेक्शन नंबर 92CA, वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट, इस पर क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आते हैं। 92CA इज रेफरेंस टू टीपीयू, रेफरेंस टू ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर। कह रहा है ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर कहां से आ गया, ये एक अलग ऑफिसर है। अगर एओ को लगता है, considers it necessary that he may refer the computation of ALP to TPO with prior approval of commissioner, कमिश्नर का अप्रूवल लेके, और वो अगर उसको एओ को लगता है कि नहीं जी हमें, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर को दिखा देना चाहिए कि कहीं मेरी से कोई गलत कैलकुलेशन तो नहीं हो रही है, तो टीपीओ को दिखा दे, तो ऐसे केस में एओ चाहे तो ये काम कर सकता है कि वो टीपीओ को रेफरेंस दे सकता है। टीपीओ शेल गैदर द मटेरियल फॉर कंप्यूटेशन ऑफ एएलपी। ऑब्वियसली टीपीओ क्या करेगा, मटेरियल गैदर करेगा, इकट्ठा करेगा इंफॉर्मेशन, एंड शेल रिक्वायर असेसी टू प्रोड्यूस एविडेंस, और फिर असेसी से शेल रिक्वायर असेसी टू प्रोड्यूस एविडेंस। असेसी से मतलब जरूरत, असेसी से जरूरत पड़ेगी कि वो एविडेंस जो है आके दे। ये टीपीओ करवाएगा। कौन करवाएगा? टीपीओ। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्रोसीडिंग्स, मतलब जब डॉक्यूमेंट्स वगैरह मंगवाए गए, बिफोर टीपीओ, इफ एनी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन और स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन comes to his knowledge, ठीक है, then TPO shall consider such transaction also। भाई ऑब्वियसली अगर TPO जब वेरिफिकेशन कर रहा होगा, जब आपका आर्म्स एंड प्राइस निकाल रहा होगा, और करते करते उसको ध्यान आता है कि उसने कोई और इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन भी करी है, स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन भी करी है, तो ऐसे केस में उसको भी वैल्यूएशन के अंदर कंसिडर हमें करना है, वो टीपीओ करेगा। आगे, ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल एंड एविडेंस टीपीओ शैल कंप्यूट एएलपी एंड पास एन ऑर्डर। सीधी सी बात है, ऐसे केसेस में मटेरियल और एविडेंस जो भी आया होगा उसके बेसिस पे टीपीओ क्या कर देगा, एएलपी कंप्यूट करेगा और ऑर्डर पास कर देगा। नंबर 5, ऑर्डर ऑफ टीपीओ इज बाइंडिंग ऑन एओ, यानी कहता है जो टीपीओ का ऑर्डर होगा वो एओ को फॉलो करना है, एओ के लिए ऊपर लायबिलिटी बन जाएगी। क्या मेरी बात समझ में आई? एओ आगे उसका काम करेगा, आगे का प्रोसीडिंग्स एओ ध्यान रखेगा। तो ऑर्डर ऑफ टीपीओ इज ऑन बाइंडिंग ऑन एओ। द टीपीओ शैल पास एन ऑर्डर बिफोर 60 डेज प्रायर टू द लास्ट डेट फॉर कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट अंडर सेक्शन 153। कह रहे असेसमेंट होने से पहले, असेसमेंट कंप्लीट होने से पहले, उससे भी पहले के 60 दिन, ठीक है, 60 दिन, आपको एटलीस्ट 60 दिन पहले टीपीओ को ऑर्डर पास करना होगा। मतलब 60 दिन का टाइम दिया जाएगा, उसके अंदर उससे पहले पहले टीपीओ को ऑर्डर पास करना होगा। तो टीपीओ शैल पास एन ऑर्डर बिफोर 60 डेज प्रायर टू द लास्ट डेट ऑफ द कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट अंडर सेक्शन 153। क्या ये बात क्लियर है? अच्छा, इफ असेसमेंट प्रोसीडिंग्स आर स्टेड बाय एनी कोर्ट और रेफरेंस हैज बीन मेड अंडर सेक्शन 90 और 90A, कह रहा है अगर कभी कोई असेसमेंट प्रोसीडिंग्स को स्टे लग जाता है बाय एनी कोर्ट, ठीक है, और रेफरेंस हैज बीन मेड अंडर सेक्शन 90 एंड 90A, वही डबल टैक्सेशन वगैरह, द टाइम अवेलेबल टू टीपीओ फॉर मेकिंग एन ऑर्डर लेस देन 60 डेज, देन रिमेनिंग पीरियड शैल बी एक्सटेंडेड टू 60 डेज। 60 डेज और मिल जाएगा भाई टाइम। किस केस में टाइम मिल जाएगा 60 डेज?
अगर असेसमेंट प्रोसीडिंग्स में कोर्ट का स्टे लग गया, क्या लग गया, कोर्ट का स्टे लग गया कि अभी अभी प्रोसीडिंग्स कंप्लीट नहीं हो रही है, ऐसे केस में 60 दिन का टाइम जो दिया जा रहा था, 60 दिन का टाइम और दे दिया जाएगा। द रिमेनिंग पीरियड शैल बी एक्सटेंडेड टू 60 डेज। क्या ये बात क्लियर है? इज दैट क्लियर एवरीवन? कह रहा है इन एनी केस रेफर टू टीपीओ, इन एनी केस रेफर टू टीपीओ द टाइम लिमिट अंडर सेक्शन 153 टू एओ शैल बी इंक्रीज बाय 1 ईयर। कहता है अगर रेफरेंस टीपीओ को दी गई बाय एओ तो जो असेसमेंट है उसको कंप्लीट करने के लिए 1 साल का वक्त मिल जाएगा। कितना टाइम मिल जाएगा? 1 साल। तो 1 साल तक आराम से असेसमेंट की जा सकती है ना? तो ये जो असेसमेंट है जो हम बात करने जा रहे हैं, ये असेसमेंट एओ के द्वारा होती है। बट क्या होता है कि अगर एओ ने रेफरेंस टीपीओ को दे दिया है कोई वैल्यूएशन करने के लिए, तो ऐसे केस में वो जो टाइम पीरियड है वो 1 साल तक बढ़ा दिया जाएगा। क्या ये बात क्लियर है? नाउ विद अ व्यू टू रेक्टिफाई एनी ऑफ द मिस्टेक व्हिच इज अपीरेंट फ्रॉम द रिकॉर्ड, अगर रिकॉर्ड्स में से कुछ भी मिस्टेक नजर आती है और उसको रेक्टिफाई करना पड़ता है, ठीक है, उसको मिस्टेक को रेक्टिफाई करना पड़ता है किसके द्वारा? टीपीओ। तो टीपीओ उस रेक्टिफिकेशन को, उस मिस्टेक को अमेंड कर सकता है। एनी ऑर्डर को अमेंड कर सकता है which is passed by him and the provision of section 154 must apply accordingly। हाँ, उस केस में क्या करना होगा? टीपीओ अपनी ऑर्डर को अमेंड करेगा और जो रिटर्न भरने वाला बंदा है यानी टैक्स पेयर जो है वो अपनी रिटर्न को एडिटिंग करेगा, रिटर्न को रेक्टिफाई करेगा। ये सेक्शन 154 इज नथिंग बट रेक्टिफिकेशन। किसके ऊपर है ये? रेक्टिफिकेशन ऑफ अ मिस्टेक। तो विद अ व्यू टू रेक्टिफाई एनी मिस्टेक अपीरेंट फ्रॉम द रिकॉर्ड द टीपीओ में अमेंड एनी ऑर्डर, टीपीओ अपना ऑर्डर अमेंड कर सकता है, उसके अकॉर्डिंगली डिसीजंस ले सकता है। एंड द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 154 मस्ट अप्लाई, मतलब ये लायबिलिटी आगे आ जाएगी किसके ऊपर? असेसी के ऊपर यानी टैक्स पेयर के ऊपर, कि वो अपनी रिटर्न के अंदर जो चेंजेस करने हैं उस हिसाब से रिवाइज रिटर्न वगैरह भरे। क्या मेरी बात क्लियर है? वेयर एनी अमेंडमेंट इज मेड बाय टीपीओ, अगर टीपीओ ने अमेंडमेंट करी है देन ही शैल सेंड अ कॉपी ऑफ हिज ऑर्डर टू एओ who shall thereafter proceed to amend the order of assessment in conformity with such order of TPO। सही बात है ना यार? कह रहा है अगर कोई टीपीओ ने कुछ अमेंडमेंट करा था तो वो क्या करेगा? एक कॉपी भेजेगा किसको? एओ को। who shall thereafter proceed to amend the order of assessment। एओ क्या करेगा? असेसमेंट का ऑर्डर क्या करेगा? उसको चेंज करेगा, असेसमेंट ऑर्डर में कुछ एडिटिंग करवाएगा। यार बड़ी सिंपल सी बात है, ऑर्डर पहले कुछ और था। एज पर सेक्शन 153 असेसमेंट ऑर्डर जो है टाइम पे खत्म होना चाहिए था, बट अब हुआ क्या? अब हुआ ये कि वेयर एनी अमेंडमेंट इज मेड बाय टीपीओ, अगर अमेंडमेंट टीपीओ ने कर दिया है तो ऐसे केस में ही शैल सेंड अ कॉपी ऑफ हिज ऑर्डर टू एओ हु शैल देयरआफ्टर प्रोसीड टू अमेंड द ऑर्डर ऑफ असेसमेंट इन कंफर्मिटी विद सच ऑर्डर ऑफ टीपीओ। क्या मेरी बात क्लियर है? तो वो एओ को इंफॉर्मेशन देगा और एओ उसको ऑर्डर को क्या कर देगा? अमेंड करेगा। ऑर्डर को तो अमेंड कर ही दिया है, एओ असेसमेंट ऑर्डर को अमेंड कर देगा। तो टीपीओ अपनी जो भी टीपीओ रिपोर्ट बनाएगा, ऑर्डर टीपीओ का जो ऑर्डर है वो अपना ऑर्डर अमेंड करेगा और एओ को इंफॉर्मेशन दी जाएगी। एओ अपना असेसमेंट ऑर्डर में अमेंडमेंट करेगा और इंफॉर्म कर देगा कि असेसी को कि तुम्हें आईटीआर में भी चेंजेस करने हैं। क्या ये बात क्लियर है? ये सब चीजें तब होंगी जब टीपीओ ने कुछ चेंजेस कर दिए इनकम में, ठीक है, जो एओ ने कहा था उसके कहने पर नहीं, कुछ और कर दिया उसने, और ऐसे केस में टीपीओ ने ऑर्डर चेंज किया, वो इन्फॉर्म करेगा एओ को, और एओ इन्फॉर्म जब करेगा वो ऑब्वियसली सेक्शन नंबर 153 लग जाएगा, तो असेसमेंट पूरी करने का काम असेसी का होगा, तो असेसी के ऊपर आ जाएगा वो पॉइंट। क्या ये बात क्लियर है? कह रहे हैं एनी जेसी डीसी एसी जॉइंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर ऑथराइज्ड बाय सीबीडीटी कैन बी अपॉइंटेड एज टीपीओ। टीपीओ किसी को भी अपॉइंट किया जा सकता है, कोई भी कमिश्नर हो सकता है इसमें, असिस्टेंट कमिश्नर, जॉइंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर। सेंट्रल गवर्नमेंट मे नोटिफाई द स्कीम, सेंट्रल गवर्नमेंट may notify the scheme for the purpose of faceless determining ALP by TPO till 31st March 25। यानी साल के 31 मार्च तक सेंट्रल गवर्नमेंट क्या पावर है कि वो एक फेसलेस वो इसलिए चाहता है कि आने की जरूरत ना पड़े, ठीक है, फेस टू फेस आने की जरूरत ना पड़े, ऑनलाइन ही सिस्टम हो जाए कि सेंट्रल गवर्नमेंट ये स्कीम निकालता है, हर साल निकालता है। पहले ये स्कीम 31 मार्च 24 तक थी, अब ये 31 मार्च 25 तक हो गई है, ठीक है, कि ALP को कंप्यूट करने की जो स्कीम है, ठीक है, वो फेसलेस रहे, और वो डिटरमाइन कौन करेगा? टीपीओ, ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर। क्या ये बात क्लियर है? और अब उसकी डेट भी बढ़ा दी है, 31 मार्च 25 कर दी है ना। देखो ये चैप्टर में से इस पर्टिकुलर टॉपिक की अगर मैं बात करूं तो इसके ऊपर क्वेश्चन मैंने 2 या 3 बार देखे पिछले एग्जामिनेशंस के अंदर, तो इसलिए जरूर करके जाना है। बस एक रीडिंग करनी है, रीडिंग करो और आगे बढ़ो। क्या ये बात क्लियर है? मैं आगे बढ़ता हूं। सेक्शन नंबर 92CC विच इज एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट। कह रहा है इट इज एन एग्रीमेंट बिटवीन अ टैक्स पेयर एंड टैक्सिंग अथॉरिटी। कह रहा है ये एग्रीमेंट है टैक्स पेयर के बीच और टैक्सिंग अथॉरिटी के बीच, टैक्स पेयर और टैक्सिंग अथॉरिटी,
on an appropriate transfer pricing methodology for set of transactions over a period of time in future, fixed time of in future। भाई देखो ऐसा है कि गवर्नमेंट कहता है कि भाई आप जो है ना, आप एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट कर लो जब आपको पता है कि आप फ्यूचर में कोई ना कोई इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन में लाओगे या कोई स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन करोगे ही। तो ऐसे काम करो ना, आप पहले से ही टैक्स पेयर और टैक्सिंग अथॉरिटी का क्या हो जाएगा, एक एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट हो जाएगा, जिसमें पहले से ही प्राइसिंग तय हो चुकी होगी। प्राइसिंग क्या हो जाएगी, तय। So it is an agreement between taxpayer and taxing authority on an appropriate transfer pricing methodology for set of transactions over a fixed period of time in future. The APA offers better assurance. APA offer क्या करता है ना, better assurance on transfer pricing methods, क्योंकि इससे क्या होता है, डिपार्टमेंट के पास टाइम होता है, डिपार्टमेंट भी चेक कर लेगा कि ट्रांसफर प्राइसिंग मेथड सही लगाए जा रहे हैं या नहीं लगाए जा रहे हैं। एपीए बेटर एश्योरेंस दे रहा है, एपीए के अंदर सब कुछ लिख दिया जाता है, तो एग्रीमेंट के अंदर ही ये कंफर्मेशन हो जाती है कि कौन सा मेथड सही है लगाना, ठीक है। एंड कंड्यूसिव इन प्रोवाइडिंग सर्टेनिटी एंड यूनानिमिटी ऑफ द अप्रोच। तो मैं कह सकता हूं कि यस इट इज सर्टन, आपसे इस एपीए होने से क्या होता है कि आपको पता है कि कोई ना कोई इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन होने वाली है, तो फ्यूचर में जहां पर भी हमें प्राइसिंग आमदन प्राइस कैलकुलेट करना होगा, वो सब चीजें उस एग्रीमेंट में लिखी होंगी कि उस आमदन प्राइस को कैसे फाइंड आउट करना है। क्या मेरी बात समझ में आई? नाउ दिस इज ओनली क्या एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट। इज दैट क्लियर? नाउ the CBDT with the approval of central government may enter into APA with any person for determination। कह रहा है CBDT सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट से वो APA के अंदर आ सकता है, किसी के साथ भी एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट कर सकता है। नंबर ए, किसके साथ, ALP और आर्म्स एंड प्राइस और स्पेसिफाइंग द मैनर इन विच द ALP नहीं, CBDT अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ एंटर कर सकता है APA विद एनी पर्सन फॉर डिटर्मिनेशन, क्या डिटरमाइन करने के लिए, ALP डिटरमाइन करने के लिए ऑब्वियसली, और स्पेसिफाइंग द मैनर इन विच ALP इज टू बी डिटरमाइन। या तो ALP डिटरमाइन करने की मेथोडोलॉजी वहां दे दी जाएगी, या फिर या फिर ALP कैसे, ALP क्या होगा वो बता दिया जाएगा इन रिलेशन टू एन इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन टू बी एंटर्ड इनटू बाय दैट पर्सन। क्या ये बात क्लियर है? नंबर 2, इनकम रेफर्ड टू इन सेक्शन 911 और स्पेसिफाइंग द मैनर इन विच इनकम इज टू बी डिटरमाइंड attributable to the operations carried out in India by non-residents। आपको याद होगा non-resident सेक्शन 9 पता क्या है, वो है इनकम फ्रॉम बिजनेस कनेक्शन, एक्रूअलाइज इन इंडिया। इनकम फ्रॉम बिजनेस कनेक्शन में क्या था कि अगर कोई एजेंट किसी नॉन रेजिडेंट के बिहाफ पर इंडिया में काम करता है, ऑपरेट करता है, तो ऐसे केस में उस एजेंट से जो एजेंट ने जो नॉन रेजिडेंट के लिए कमाया, तो जो नॉन रेजिडेंट ने कमाया ना इंडिया में, इंडियन ऑपरेशंस में, तो उस नॉन रेजिडेंट को इंडिया में क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। तो ये बात यहां पे लिखी जाती है। So income referred to in section 911 or specifying the manner in which income is to be determined attributable to the operations carried out in India by non-residents। So basically दो तरह के अगर हम बात करें ना CBDT का, CBDT जो ये एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट है, उसके दो मकसद है। पहला मकसद ALP, ठीक है, दूसरा मकसद इनकम रेफर्ड इन सेक्शन 911, यानी मैं बात कर रहा हूं उस बिजनेस कनेक्शन वाले केस में, कि उस केस में इनकम कैसे निकाली जाएगी, कि कितनी इनकम इंडिया से कमाई है, क्योंकि उस पर टैक्स देना है आप। क्या मेरी बात समझे? तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। नंबर 2, द मैनर ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ ALP मे बी मेथड्स रेफर्ड इन सेक्शन 92C1, जो भी हमने मेथड्स पढ़े थे, और मेथड प्रोवाइडेड बाय द रूल्स के अंदर कोई और मेथड भी हो सकता है, यानी एग्रीमेंट में ये बात हो सकती है कि हम कोई और मेथड बता रहे हैं, ठीक है, हो सकता है। APA इज एप्लीकेबल फॉर मैक्सिमम कंसेक्यूटिव 5 इयर्स। कह रहे एक बार एप्लीकेबल हो गया तो कंसेक्यूटिव 5 इयर्स के लिए लग सकता है, मैक्सिमम 5 इयर्स, 5 इयर्स से ज्यादा के लिए नहीं लग सकता APA। क्या ये बात क्लियर है? नाउ द APA शैल बी बाइंडिंग ऑन द पर्सन हु एंटर्ड इनटू APA। भाई जिसने APA एग्रीमेंट किया, टैक्स पेयर, तो उसके ऊपर बाइंडिंग है। और किसके ऊपर बाइंडिंग है? IT अथॉरिटी। और IT अथॉरिटी में भी किस तक? टिल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। याद रहे, द पर्सन हु एंटर्ड इनटू APA, नंबर 2 द IT अथॉरिटी टिल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। इतने तक की APA का जो बाइंडिंग है, APA की जो लायबिलिटी है, वो दो लोगों पे है, जो पर्सन है जो एंटर कर रहा है इस एग्रीमेंट में, नंबर 2 IT अथॉरिटी, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स तक की बात हो रही है। कह रहा है APA शैल नॉट बाइंडिंग इफ देयर इज चेंज इन लॉ और फैक्ट्स। कह रहा है अगर कोई कानून में चेंजेस आ गए, कोई फैक्ट्स में चेंजेस आते हैं, तो APA बाइंडिंग नहीं होगा। तो ऑब्वियसली अगर एग्रीमेंट में कुछ चेंजेस आ गए तो APA बाइंडिंग नहीं होगा। क्या मेरी बात समझ में आई? एग्रीमेंट में नहीं, इफ देयर इज चेंज इन लॉ, कोई कानून में कोई चेंजेस आ गए, तो APA में कोई APA बाइंडिंग नहीं होगा। अच्छा, APA बाइंडिंग किसको है वो हमने बात कर ली, किसको है? टैक्स पेयर को और IT अथॉरिटी को। ओके, विद अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट CBDT में डिक्लेयर एन APA टू बी void ab initio। लो जी,
कह रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल के साथ सीबीडीटी चाहे तो एक एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट को क्या कर सकता है, वॉइड मान सकता है। कहता है कि भैया इसकी कोई वैल्यू नहीं है। वॉइड में सब समझोगे ना, वॉइड मतलब नल एंड वॉइड। इफ इट फाइंड्स दैट एपीए हैज बीन ऑब्टेन्ड बाय फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स। क्या तो बात तो सही है भाई, बिल्कुल सही बात है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल होता है और सीबीडीटी में डिक्लेयर दैट एपीए वॉइड एब इनिशियो, क्यों? क्योंकि आपने ये एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट से बनाई गई है या फ्रॉड आपने किया है गवर्नमेंट के साथ। क्या ये बात क्लियर है? नाउ एपीए मे अप्लाई फॉर एनी पीरियड मैक्सिमम 4 years। कह रहा है 4 साल के लिए एपीए अप्लाई, 4 साल पहले के पीरियड के लिए अप्लाई हो सकता है। ये बात हो रही है जब एपीए जिस पीरियड के लिए ना, उस पीरियड की बात नहीं हो रही। एपीए जिस पीरियड के लिए उससे पहले के 4 साल, उसके पहले के 4 साल, लेकिन एपीए में अप्लाई फॉर एनी पीरियड मैक्सिमम 4 years प्रीसीडिंग द फर्स्ट ऑफ द प्रीवियस ईयर रेफर्ड इन एपीए। भाई अगर एपीए जो है 21-22 से चालू हुआ तो 21-22 से पहले के 4 साल, 4 साल पहले के भी ऊपर एपीए के प्रोविजंस अप्लाई हो सकते हैं। इसको बोलते हैं रोल बैक प्रोविजन। क्या बोलते हैं इसको? रोल बैक प्रोविजन। पॉइंट नंबर 7। पॉइंट नंबर 8, इफ एपीए अप्लाइज देन द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 92C एंड 92CA डज नॉट अप्लाइज। कह रहा है इंटरनेशनल टैक्स जो वो जो एएलपी है, एएलपी हम जो डिटरमाइन कर रहे हैं, वो वाले प्रोविजंस नहीं लगेंगे। कह रहा है अगर एपीए लग गया तो फिर हम लोग वो एएलपी निकालने वाला जो मेथड्स है वो हम लोग क्यों देखेंगे जब एपीए लग गया? तो एपीए के अकॉर्डिंगली चलेंगे, जो एपीए में लिखा होगा हम वैसे ही चलेंगे। ओके। अपॉन द डिक्लेयरिंग द एपीए एज वॉइड एब इनिशियो। कह रहा है अगर इसको वॉइड एब इनिशियो मान लिया गया एपीए को, द प्रोविजन ऑफ द एक्ट शैल अप्लाई एज इफ एपीए हैज नेवर बीन एंटर्ड इनटू। सही बात है, तब एक्ट लगेगा यानी सेक्शन 92C लगेगा। क्या ये बात क्लियर है? तब एपीए नहीं एपीए तो खत्म ही हो गया ना अगर एपीए को वॉइड एब इनिशियो मान लिया गया। वो और वो क्यों माना गया उसका रीजन मैंने आपको बताया। नाउ अपॉन डिक्लेयरिंग द एपीए एज वॉइड एब इनिशियो, अगर हम वॉइड एब इनिशियो उसको डिक्लेयर कर देते हैं तो जो पीरियड है फ्रॉम द डेट विच इज साइंड, एपीए जिस आपने साइन किया था उस डेट से लेकर जब तक वॉइड एब इनिशियो नहीं बनता उस पीरियड को हम एक्सक्लूड कर देंगे फॉर असेसमेंट। मतलब असेसमेंट टाइम पीरियड नहीं होता जैसे सेक्शन 153 है, कोई भी असेसमेंट का टाइम पीरियड गवर्नमेंट ने आपको नोटिस दिया हुआ है, आपकी रिटर्न असेसमेंट होनी है, एओ आपकी असेसमेंट कर रहा है, असेसिंग ऑफिसर आपकी असेसमेंट कर रहा है, तो वो जो टाइम पीरियड दिया जाता है असेसिंग ऑफिसर के द्वारा असेसमेंट करने का, उस टाइम पीरियड में जो एपीए का टाइम पीरियड है वो जो बीच में खराब हो गया तो वो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? हटा दिया जाएगा। मतलब आपका नुकसान नहीं होगा। कह रहे उस केस में हम उस पीरियड को एक्सक्लूड कर देंगे फॉर टाइम लिमिट। ठीक है, एक्सक्लूड कर देंगे। अब ऐसे केस में अगर टाइम पीरियड एक्सक्लूड करने के बाद लेस देन 60 डेज बच जाए, लिखा है इन द केस द टाइम लिमिट आफ्टर एक्सक्लूजन ऑफ द अबव मेंशन पीरियड, अगर मैं उस पीरियड को हटा दूं, कौन से वाला पीरियड? एपीए वाला पीरियड जिस पे साइन किया उस डेट से लेकर उस डेट तक जब उसको वॉइड एब इनिशियो कर दिया, तो उस पीरियड को अगर मैं एक्सक्लूड कर देता हूं, ठीक है, टोटल टाइम लिमिट में से उसको मैं हटा देता हूं, और अगर वो पीरियड जो बच जाता है वो 60 दिन से कम बच जाता है ना, तो हम उसको एक्सटेंड कर देंगे 60 दिन तक। गवर्नमेंट कहता है हम उसको एक्सटेंड कर देंगे 60 दिन तक। If an application is made by APA, then the proceedings in respect of such person shall be deemed to be pending। कह रहा है अगर एप्लीकेशन APA में की जाती है then the proceedings in respect of such person shall be deemed to be pending। अगर एप्लीकेशन APA में कर दी और उसके ऊपर प्रोसीडिंग, अभी प्रोसीडिंग जो है चल रही थी, असेसमेंट प्रोसीडिंग चल रही थी, असेसिंग ऑफिसर भी उसके ऊपर अभी प्रोसीडिंग चल रही थी, इन रिस्पेक्ट ऑफ सच पर्सन shall be deemed to be pending, तो असेसमेंट हम प्रोसीडिंग पेंडिंग कर देंगे जब तक APA साइन नहीं हो जाता, APA कंफर्म नहीं हो जाता, तब तक वो उसकी प्रोसीडिंग पेंडिंग चलती रहेगी। क्या ये बात क्लियर है? यार एक बात समझना, आपको ना अभी यहां पर मैंने आपको बहुत सारी चीजें इसके अंदर अभी डिस्कस हमने करनी है, वो हम अगली क्लास में करेंगे, बट यहां पर एपीए के अंदर आपको एक बात का ध्यान रखना है कि ये जो कंसेक्यूटिव 5 साल है वो समझ में आया सबको, कि जो एपीए ही 5 सालों के लिए एप्लीकेबल है, एक बार एप्लीकेबल हुआ 5 साल तक चलेगा। और कह रहा है एपीए क्या रोल बैक प्रोविजन, रोल बैक प्रोविजन जैसे मैंने आपको बताया कि रोल बैक प्रोविजन में पिछले 4 साल जिस टाइम पे एपीए एग्रीमेंट हुआ ना, आप पिछले 4 सालों के लिए भी इसको यूज कर सकते हो, मतलब एपीए का बेनिफिट ले सकते हो। जो भी एपीए में एएलपी लिख दिया गया वही एएलपी लिखा जाएगा, वही एएलपी का मेथड अप्लाई किया जाएगा, तो पिछले 4 साल में भी उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। तो देखा जाए तो ओवरऑल 9 साल है। देखो ये बात लिखी थी ना हमने 4 साल वाली रोल बैक प्रोविजन, ये देखो ये APA may apply for any period maximum 4 years preceding the first of the previous year referred in APA provision। तो पिछले 4 साल भी हम APA लगा सकते हैं, ठीक है, पिछले 4 साल, उसको रोल बैक प्रोविजन बोलते हैं। अब रोल बैक प्रोविजन के ऊपर पूरी कहानी और भी बहुत सारी बातें हैं, बट वो मैं अभी नहीं बात करूंगा, वो मैं अगली क्लास में बात करूंगा। अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे ना। वॉइड एब इनिशियो वाली बात क्लियर हो गई है।
आगे आ जाओ ना। द टाइप्स ऑफ एपीए, अगर आप मुझसे पूछो एपीए के टाइप्स क्या है, विच इज यूनिलेटरल एपीए, बायलेटरल एपीए, मल्टीलेटरल एपीए, तीन तरह के एपीए होते हैं। एपीए इंटर इनटू बिटवीन टैक्स पेयर एंड टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री वेयर इट इज सब्जेक्ट टू टैक्सेशन। कह रहा है अगर एपीए टैक्स पेयर और टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में होता है किसी कंट्री के, तो हम उसको यूनिलेटरल एपीए बोलते हैं। ओके, बायलेटरल एपीए क्या होता है, जब एपीए एंटर्ड इनटू बिटवीन टैक्स पेयर्स, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द होस्ट कंट्री एंड फॉरेन टैक्स जुरिसडिक्शन। तीन लोग हैं इसके अंदर, बताओ कौन कौन से, टैक्स पेयर्स, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द होस्ट कंट्री यानी इंडिया, और फॉरेन टैक्स जुरिसडिक्शन, दोनों तीनों दो देश और टैक्स पेयर, इन तीनों के बीच में एग्रीमेंट है, दैट इज कॉल्ड एज बायलेटरल एपीए। क्या बोलते हैं इसको, बायलेटरल। और एक होता है मल्टीलेटरल एपीए। Now, APA entered between taxpayers, tax administration of the host country and more than one foreign tax jurisdiction। मतलब जहां पे 2 या 3 फॉरेन देश भी इसके अंदर कवर्ड है एग्रीमेंट के अंदर, तो अगर 2 या 2 से ज्यादा देश आ जाते हैं ना फॉरेन देश, तो उस केस में हम इसको मल्टीलेटरल एपीए बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मल्टीलेटरल। पर्सन एलिजिबल टू अप्लाई, भाई मैं एपीए चाहता हूं, मैं एपीए अप्लाई करना चाहता हूं, तो मुझे कैसे अप्लाई करना है, एनी पर्सन हु हैज अंडरटेकन इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन और इज कॉन्टेम्पलेटिंग टू अंडरटेक इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन। या तो मैंने इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन कर लिया या मैं फ्यूचर में करने वाला हूं, याद रहे तभी मैं एपीए अप्लाई कर सकता हूं। रूल नंबर 10G, पर्सन एलिजिबल टू अप्लाई। याद रहे स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शंस के लिए एपीए नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस के लिए एपीए होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नाउ प्रोसेस ऑफ एपीए, अगर मैं चाहता हूं एपीए में मेरे को मिल जाए, मैं चाहता हूं कि मैं एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट कर लूं देश के साथ, तो ऐसे केस में मुझे कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। दोस्तों सबसे पहले एनी पर्सन प्रपोजिंग टू एंटर इनटू एन एग्रीमेंट अंडर दीज रूल्स मे अप्लाई इन राइटिंग मेकिंग अ रिक्वेस्ट फॉर प्री फाइलिंग कंसल्टेशन। तो भैया एक काम करना आपको करना पड़ेगा। क्या काम करना पड़ेगा, कह रहा है अगर आप एपीए चाहते हो ना, तो आपको एपीए के लिए पहले प्री फाइलिंग कंसल्टेशन देनी होगी। क्या देनी होगी, प्री फाइलिंग कंसल्टेशन, एक रिक्वेस्ट डालनी होगी, ठीक है, और वो ऑफिसर आपका प्री फाइलिंग कंसल्टेशन आपको देगा, जिसमें वो ये चेक करेगा कि आप एपीए के लिए एलिजिबल हो भी या नहीं। समझ में आया कि नहीं। नंबर 2, रिक्वेस्ट शैल बी मेड इन फॉर्म नंबर भी दिया है 3CEC। कौन सा फॉर्म है, फॉर्म नंबर 3CEC। ये जो फॉर्म है, इस फॉर्म के थ्रू आप रिक्वेस्ट दोगे प्री फाइलिंग कंसल्टेशन के लिए। नंबर 3, ऑन द रिसेप्ट ऑफ रिक्वेस्ट आने के बाद, ठीक है, द टीम shall hold the pre-filing consultation with the person referred in rule 10G। तो फिर आपके साथ जो डिपार्टमेंट है उनका एक ऑफिसर आएगा, आपके साथ डिस्कशन करेगा, ठीक है, along with that person, मतलब ऑब्वियसली उसके साथ पर्सन के साथ जो कि 210G के अंदर है। 10G वाला पर्सन कौन है, जो इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन में जा रहा है या फिर फ्यूचर में इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन में जाएगा। क्या ये बात क्लियर है। नाउ स्टेप 4, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इन इंडिया or his representative shall be associated in pre-filing consultation involving bilateral or multilateral agreements। Obviously, competent authority of India कौन है, टैक्स का डिपार्टमेंट, और his representative shall be associated in the pre-filing consultation। तो उनको एसोसिएट किया जाएगा कि आओ आके इनको गाइड करो। pre-filing consultation होता क्या है, shall among other things determine the scope of agreement। pre-filing consultation किस लिए होता है, वो इसलिए होता है ताकि स्कोप ऑफ एग्रीमेंट डिटरमाइन हो सके, आइडेंटिफाई कर सके ट्रांसफर प्राइसिंग इश्यूज। नंबर 3, डिटरमाइनिंग द सूटेबिलिटी ऑफ इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस फॉर द एग्रीमेंट और डिस्कस द ब्रॉड टर्म्स ऑफ द एग्रीमेंट। कह रहे ये प्री फाइलिंग कंसल्टेशन सिर्फ और सिर्फ 4 रीजंस की वजह से होता है। पहला, डिटरमाइनिंग द स्कोप ऑफ द एग्रीमेंट, ठीक है, क्या दायरा होगा। नंबर 2, आइडेंटिफाइंग द ट्रांसफर प्राइसिंग इशू, क्या ट्रांसफर प्राइसिंग इश्यूज है। नंबर 3, डिटरमाइनिंग द सूटेबिलिटी ऑफ इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन फॉर एग्रीमेंट, suitability of international transaction for agreement, और discuss the broad terms of the agreement। agreement के broad terms discuss किए जाएंगे इस प्री फाइलिंग कंसल्टेशंस में। yes or no। now application for APA। दोस्तों अब मैं रिक्वेस्ट तो कर चुका हूं, प्री फाइलिंग कंसल्टेशन मेरी हो चुकी है, तो रूल 10 ही कहता है कि आप अब अप्लाई कर सकते हो फॉर्म 3CED में। फॉर्म 3CED वो फॉर्म है CEC, ये फॉर्म है 3CED। कह रहा है सबमिट फॉर्म नंबर 3CED along with the requisite fee if person referred in rule 10G desires to enter into an agreement। अगर मैं चाहता हूं कि मैं एपीए मेरे साथ हो, तो एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट के लिए मुझे रूल फॉर्म नंबर 3CED भरना होगा विद फी क्या है वो मैं भी बात करने वाला हूं। एप्लीकेशन शैल बी फर्निश्ड टू DGIT, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ इनकम टैक्स। तो इनको दिया जाएगा, डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स में भी इंटरनेशनल टैक्स वाले डिपार्टमेंट को दिया जाएगा। वो एप्लीकेशन मे बी फिल्ड एट एनी टाइम। कब एप्लीकेशन भरी जाएगी, बिफोर फर्स्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर, रेलेवेंट टू द फर्स्ट असेसमेंट ईयर फॉर विच एप्लीकेशन इज मेड। भाई जिस असेसमेंट ईयर के लिए आप ये इंफॉर्मेशन, जिस एप्लीकेशन भर रहे हो, ठीक है, एग्रीमेंट करने जा रहे हो, कह रहे उस
प्रीवियस ईयर से पहले पहले, मतलब अगर मैं 2024-25 असेसमेंट ईयर के लिए करने जा रहा हूं तो 25-26 असेसमेंट ईयर से पहले का प्रीवियस ईयर है 24-25, तो मुझे 1 अप्रैल 2024 से भी पहले ये अप्लाई करना होगा। क्या मेरी बात समझे? यानी प्रीवियस ईयर से पहले मुझे अप्लाई करना होगा, सिंपल सी बात है। और बिफोर अंडरटेकिंग द ट्रांजेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ रिमेनिंग ट्रांजेक्शन, तो अगर मैंने कोई ट्रांजेक्शन नहीं करी है तो कोई ट्रांजेक्शन करने से या करने वाला हूं, उस ट्रांजेक्शन से करने से पहले मेरे को क्या करना होगा? अप्लाई करना होगा। दोनों में से कोई एक। कह रहा है एप्लीकेशन में भी फाइल्ड, कब फाइल होनी चाहिए? कह रहा है जिस ईयर के लिए मैं एप्लीकेशन करने जा रहा हूं उस ईयर के 1 अप्रैल से पहले पहले, नंबर 1। नंबर 2, और बिफोर अंडरटेकिंग द ट्रांजेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ रिमेनिंग ट्रांजेक्शन। कह रहा है अगर कोई ट्रांजेक्शन होने वाली है उससे पहले पहले, ये बात का आपको ध्यान रखना है। एप्लीकेशन तब फाइल होगी। एवरी एप्लीकेशन शैल बी अकम्पनीड विद द प्रूफ ऑफ पेमेंट ऑफ फीस। आपको फीस देनी जरूरी है, और आपकी जो फीस होगी वो कितनी होगी? आपकी फीस जो होगी वो कितनी होगी? यहां पे लिखना रहेगा, लिख लो बच्चों, ये रही फीस। फीस की अगर हम बात करें तो ये रही फीस। ये बात भी यहां पे लिख देता हूं और आपको मैं ये नोट्स भेज देता हूं। तो फीस जो होगी वो होगी 100 करोड़ रुपए तक का। अगर कोई इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन है, कितने रुपए का? 100 करोड़, ये लिखा है फीस। नॉट अमाउंट नॉट एक्सीडिंग 100 करोड़। अगर 100 करोड़ तक की इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन है या उससे कम है, तो ऐसे केस में फीस लगने वाली है भाई साहब 10 लाख रुपए। कितने फीस लगने वाली है? 10 लाख रुपए। अगर अमाउंट जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन का है विच इज नॉट एक्सीडिंग 200 करोड़, तो भाई साहब फीस लगने वाली है 15 लाख रुपए। कितनी फीस लगने वाली है? 15 लाख रुपए। और अगर अमाउंट नॉट एक्सीडिंग एक्सीडिंग 200 करोड़, अगर 200 करोड़ से ज्यादा है जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन आप करने जा रहे हो, ठीक है, ऐसे केस में आपका जो ट्रांजैक्शन है उस एग्रीमेंट में जो ट्रांजैक्शन है वो 200 करोड़ से अगर ज्यादा का होने वाला है, तो आपको फीस जो भरनी है एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट के लिए वो भरनी है 20 लाख रुपए की। कितने रुपए की फीस भरनी है? 20 लाख रुपए की। तो भाई साहब बस इन बातों का आपको ध्यान देना है। दैट्स इट। इज दैट क्लियर एवरीवन? बस अब मैं क्या करूंगा, मैं आपको बता रहा हूं कि अभी क्या है कि इसके अंदर और भी बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। मुझे बहुत सारे और मैं आगे आपके साथ डिस्कस करता रहूंगा। देखो, फास्ट ट्रैक क्लासेस का मतलब ये है कि मैं आपको फटाफट करवा दूं। मैं आपको ना इसके अंदर और भी चीजें करवाने वाला हूं, विच इज रोल बैक प्रोविजंस, और मैं इसके ना नोट्स बना रहा हूं। अगर आप ध्यान से नोटिस करो तो मैं इसके रेगुलर बेसिस पे आपको नोट्स बना के दे रहा हूं, ठीक है। और वो नोट्स आपके फास्ट ट्रैक पर्पस के लिए, सारे एज इट इज कॉपी पेस्ट नहीं है, समझ गए? तो बिल्कुल एडिट किए हुए हैं, थोड़ा सा इजी वर्ड्स में लिखे हुए हैं, जहां जहां जरूरत पड़ी तो ये नोट्स आपके काम आने वाले हैं। दैट्स इट। और अगली क्लास मिलते हैं और एडवांस इसी के टॉपिक पे हमने करना है और डिस्कशन, एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट। और एक रहता है हमारा गार, तो जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल। ये 2 टॉपिक्स हम लोग फिनिश करेंगे अगली क्लास के अंदर। थैंक यू बच्चों, आज के लिए इतना ही। बाय बाय।